हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि आपके सीबीएसई का एग्जाम होगा उसमें आ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो भैया ध्यान से सुनना है, हर एक चीज को ध्यान से समझोगे तो आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो के साथ में आपको याद होते जाएंगे। इसके अलावा आपको और कोई से भी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है हमारी अल्फा सीरीज के अंदर कि आपको सभी चैप्टर्स के जो है आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसका जो पूरा लिंक है, इसकी प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप बाकी के चैप्टर्स को भी देख सकते हैं। अब चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एज यूजुअल फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होता है, आप लोग इसका आंसर बताओगे कि ए बी सी डी में से इसका क्या आंसर रहने वाला है। बताना आप लोगों को पड़ेगा, सॉल्व मैं करवा दूंगा। इसमें कहा यह गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन ए प्रोलॉन्ग रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। मतलब बेसिकली आपको बताना है कि जो हमारा आयरन है, मतलब Fe है, अगर हम इसको थोड़े ज्यादा समय के लिए वाटर के साथ में करवा देंगे, मतलब ये है तो स्टीम ही, लेकिन क्या है कि इसको हम थोड़े ज्यादा लंबे समय के लिए रखेंगे तो क्या होगा। तो बेसिकली आपको करना कुछ भी नहीं है, इसमें जो रिएक्शन होगी वो एक ऑक्साइड फॉर्म होगी। अब ऑक्साइड जो होगी यहां पर वो होगी Fe3O4 फॉर्म होगी, और उसी के साथ में आपको यहां पर देखने को मिलेगा हाइड्रोजन गैस। ये याद रखना कि जब स्टीम होती है और एक लंबे समय के लिए होती है तो ये वाली रिएक्शन होती है, इसको बैलेंस करेंगे, यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पे 4 आ जाएगा, और फिर इसके बाद में यहां पे 4 आ जाएगा। तो ये हो गई पूरी रिएक्शन बैलेंस। तो अब आपको यहां पर इसमें ऑप्शन देखना, वो है यहां पर Fe3O4, इसका सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो गया। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर की कहा गया कि अ नॉन मेटल विच इज यूज टू प्रिजर्व द फूड मटेरियल। मतलब कौन सा ऐसा होता है जिससे को है ना स्टोर करते हैं, जिससे कि लंबे समय के लिए फूड को स्टोर करें। तो ये आपको मिलेगा लास्ट वाला जो पैराग्राफ है एनसीईआरटी के अंदर, इस चैप्टर का जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, वहां पर ये बातें लिखी हुई हैं कि जो फूड होता है वो थोड़े टाइम बाद में सड़ने लग जाता है। तो क्या करते हैं कि जैसे कि हमारे जो चिप्स का पैकेट होता है, चिप्स के अंदर क्या होता है, जैसे आप उसको खोलते हो ना उसमें से एक हवा निकलती है ना, तो वो जो हवा होती है वो क्या होती है, बेसिकली फूड प्रिजर्व करने के लिए होता है कि यार चिप्स अगर आप ऐसे खुले में रख दोगे तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन चलेंगे, लेकिन अगर आप उसके अंदर कोई भी एक गैस है जो कि गैस फिल होती है, उस गैस के साथ में रखोगे तो वो करीब करीब 6 से 12 महीने तक वो चल सकती है। तो ये गैस कौन सी होती है? ये जो गैस होती है ये होती है आप लोगों के पास में नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन ही क्यों होती है? नाइट्रोजन इसलिए होती है क्योंकि एक नाइट्रोजन ऐसी गैस होती है जो कि किसी से भी रिएक्शन नहीं करती। जब फूड के साथ में रिएक्शन ही नहीं करेगी तो यहां पर क्या होगा कि वो उसको ज्यादा लंबे समय तक स्टोर कर सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी, इसका एकदम से करेक्ट आंसर रहेगा। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर कि यहां पे क्वेश्चन आता है कि द अरेंजमेंट ऑफ अ कॉपर, टिन, लेड, मरकरी अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज। के मतलब इनकी रिएक्शन, इनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपको इनको अरेंज करना है। तो अब देखो बेसिकली हम जानते हैं कि जो कॉपर है और जो हमारा मरकरी है, ये जो मरकरी है ये क्या होते हैं, ये थोड़े लेस रिएक्टिव होते हैं। तो जहां पर कॉपर और मरकरी लास्ट में, वो ऑप्शन एकदम से करेक्ट होंगे। तो एक के अंदर यहां पे देखो ऑप्शन नंबर ए है, जिसके अंदर यहां पे दिया गया है कि मरकरी सबसे लास्ट में, उसके बाद में कॉपर है, फिर लेड है, फिर टिन है। ये ऑप्शन जहां तक है एकदम से करेक्ट है, और बाकी के भी देख लेते हैं। इसके अंदर लेड सबसे आगे, कॉपर नहीं, कॉपर का ये नहीं हो सकता, कॉपर इतना आगे नहीं आ सकता क्योंकि टिन की सबसे कम बताई गई, लेकिन जो टिन है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो आपको याद रखना है इस रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से। मैं एक बार इसको अच्छे से मार्क कर देता हूं। इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन, एकदम से करेक्ट रहने वाला है। टिन, फिर उसके बाद में लेड, फिर उसके बाद में कॉपर, फिर उसके बाद में यहां पे मरकरी रहेगा। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर की कहा गया कि द मेटल दैट फ्लोट व्हेन रिएक्ट विद वाटर। मतलब कि एक ऐसा कौन सा मेटल है जिसको कि अगर आप है ना गिलास के अंदर पानी है और अगर आप उसके अंदर डालोगे तो वो तैरने लग जाता है। तो बेसिकली एक ऐसे 2 मेटल हैं। तो यहां पे इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास में, एक रहेगा मैग्नीशियम और एक रहेगा कैल्शियम। ये आपको बातें याद रखनी है, मैग्नीशियम और कैल्शियम। आपको मैग्नीशियम का एक यूज बताता हूं। मैग्नीशियम को बेसिकली जो है ना वो शिप्स में काम में लिया जाता है। तो शिप होती है ना, उसका बेस, जैसे कि जो आपने देखा होगा टाइटैनिक मूवी थी, बहुत सारे बच्चों को याद आ गई होगी, तो उसके अंदर जो उसका बेस होता है ना कोई भी नाव का, वो बेस है ना मैग्नीशियम से बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि है ना उससे ना जो हमारी शिप है वो क्या करेगी, पानी के ऊपर आसानी से तैरने लग जाती है, ज्यादा वजन होने के बाद भी।
देन अब इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से सुनना है इसको। इसके अंदर कहा गया कि व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ बेरियम हाइड्रोक्साइड अ व्हाइट कलर्ड कंपाउंड इज फॉर्म। एक कंपाउंड फॉर्म होता है, आपको बताना है कि कौन से वाला और कौन से सही रिएक्शन है। तो जब कभी भी आपको ऐसा कहा जाए कि रिएक्शन को आइडेंटिफाई करो, तो आपको क्या करना है कि आपको दिया हुआ है HCl, ठीक है, और एक आपको दिया हुआ है बेरियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपको ऐसे लिख देना है। अब उसके बाद में आपको बेसिकली करना क्या है, आप इनको स्प्लिट करो। HCl क्या होगा, ये होगा H प्लस में और ये हो जाएगा Cl माइनस में, और उसी के साथ में बेरियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं करूं तो ये हो जाता है Ba+2 और यहां पर ये हो जाता है OH माइनस, ठीक है। अब यहां पे होगा क्या, जब कभी भी ऐसी रिएक्शन होती है ना, तो जो पॉजिटिव है वो जाएगा नेगेटिव के साथ में, तो यहां पर ये जो H प्लस है ये जाएगा OH माइनस के साथ में, तो यहां पे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा HOH, जो कि नया कंपाउंड नहीं है, ये है यहां पे H2 मतलब वाटर है, ठीक है। और बचा हुआ यहां पर बन जाएगा Ba और Cl माइनस होगा, तो यहां पे बन जाएगा, अब हम जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हो जाएगा BaCl2। तो इस तरीके से ये दो कंपाउंड बनेंगे और इसके बाद में जो भी बैलेंस्ड रिएक्शन है वो आपके पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसके अंदर की कहा गया है कि व्हाट हैपन व्हेन अ पेपेट, मतलब कि एक छोटा सा टुकड़ा ऑफ अ सोडियम इज ड्रॉप्ड इन अ वाटर। तो बेसिकली आपको यहां पर बोला गया कि जो मेटल होते हैं, मेटल के साथ में जब कभी भी वाटर की रिएक्शन होती है तो क्या होता है भैया, बहुत ही सिंपल है। एक तो बनती है मेटल हाइड्रोक्साइड, क्या बनती है, वो बनती है मेटल हाइड्रोक्साइड, और फिर उसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिल जाता है यहां पर हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अभी यहां पे में देखो, आपको पता है कि ये जो जैसे कि सोडियम हो गया और ये मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या करते हैं, विग्रसली रिएक्शन करते हैं किसके साथ में, वाटर के साथ में। तो ये जैसे आप पानी के अंदर डालोगे ना तो आग लग जाती है पानी में। बेसिकली आपने देखा होगा कि पानी में आग लगाना है तो आपको क्या करना होगा, पानी लेना है और उसके अंदर एक छोटा सा टुकड़ा सोडियम का डाल देना, फिर उसके बाद लोगों को बोल देना कि ये हमारा जादू था। तो बेसिकली इसका आंसर रहेगा हमारे पास में, वो रहेगा कि इट कैचेस फायर एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड। तो सी ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर की कहा गया है कि भैया एक आपको इमेज दी हुई है, अब इसके बेसिस पर आपको बताना है। तो देखो इस इमेज को हम एक बार थोड़ा सा इस डायग्राम को समझते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। देखो बेसिकली इसके अंदर एक होती है एनोड और एक होती है कैथोड, और इसमें एक सॉल्यूशन रहता है, जैसे कि जिसकी भी ये एनोड होगी वो होगा यहाँ पर उसका सॉल्यूशन। जैसे कि अगर कॉपर है तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन रहेगा वो रहेगा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रहने वाला है। और हमेशा बात याद रखना कि ये जो एनोड होती है ये होती है इम्प्योर। ये क्या होती है, ये होती है इम्प्योर होती है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो AI, ठीक है, आप इसको याद रख सकते हो AI का मतलब हो गया कि एनोड के ऊपर हमेशा इम्प्योर मेटल ही रहेगा, तो इसके ऊपर क्या रहेगा इसके ऊपर इम्प्योर कॉपर। जब इसमें करंट फ्लो होगा, जब आप इस की को क्लोज कर दोगे तो क्या होगा कि इसमें जो इम्प्योरिटी है वो ऐसे एनोड मड की फॉर्म में नीचे इस टैंक के अंदर यहाँ पे डिपॉजिट होती जाएगी, और जो प्योर कॉपर है वो यहाँ से उतर करके इस कैथोड के ऊपर जाकर के जमने लग जाएगा। बेसिकली होता क्या है कि जो एनोड होती है वो होती है बहुत ही मोटी रोड, और जो कैथोड होती है वो होती है एक स्ट्रिप। लेकिन जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो कैथोड जो होती है वो होती है प्योर मेटल होता है, इसमें प्योर कॉपर होता है, 100% इसमें प्योर कॉपर होता है, ठीक है। ये होती है इस तरीके से इसकी रिएक्शन। देन फिर इसके बाद में इसमें कहा गया है कि क्या होगा, मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें क्या होता है। अब इसमें बोला है कि व्हेन अ करंट इज पास प्योर कॉपर फ्रॉम एनोड डिपॉजिट टू द कैथोड। तो भैया क्या ये यहाँ पर एकदम से सही है, ये एकदम से सही आंसर है क्वेश्चन की तरफ, जो कि आता है यहाँ पर व्हेन अ कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड टू अ वाटर। मतलब कि आपको बेसिकली बताना है कि जो मेटल ऑक्साइड होती है उनके वाटर के साथ में क्या रिएक्शन होती है। तो हम बेसिक करेंगे CaO और उसी के साथ में वाटर होता है। अब इसको क्या करना, आपको थोड़ा सा स्प्लिट कर दो। यहाँ पर आप बोलेंगे कि हो जाएगा Ca+2 और यहाँ पर ये हो जाएगा ऑक्सीजन -2, और ये किस तरीके से फॉर्म होगा, हो जाएगा H+ और यहाँ पे इसके साथ में फॉर्म हो जाएगा OH-। तो बेसिकली होगा क्या कि कैल्शियम है और उसके साथ में हाइड्रोक्साइड है, तो ये दोनों फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो होगा CaOH2। ये इस तरीके से आपको रिएक्शन करनी है, आप समझो इसको, आपको अच्छे से रिएक्शन समझ में आ जाएगी। तो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा CaOH2। सी ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर की कहा गया है कि एक स्टूडेंट एक केमिकल प्रॉपर्टी देखता है मेटल्स की, तो उसके पास में एक इनकम्प्लीट
कंप्लीट रिएक्शन रह जाती है। तो अब आप उसको बताओ कि क्या कंप्लीट रिएक्शन होगी। तो इसके अंदर आपको दिया हुआ है, एक दिया हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड और उसी के साथ में एक आपको दिया हुआ है HNO3, मतलब कि एसिडिक जो हमारी मेटेलिक ऑक्साइड है उनकी आपको रिएक्शन करवानी है एसिड के साथ में। तो हम हर एक चीज को डीपली समझो। इसके अंदर समझने वाली बात यह है कि अगर मान लो कि आपकी रिएक्शन याद नहीं है तो भी आप एग्जाम के अंदर इसको बहुत ही आसानी से फॉर्म कर सकते हो। तो देखो अब इसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो ये किस में हो जाएगा, ये टूट जाएगा मैग्नीशियम +2 में और यहां पर ऑक्साइड में आ जाएगा MO-2। और इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो आ जाएगा H+ और यहां पे आ जाएगा NO3-। ठीक है, अब होगा क्या कि मैग्नीशियम जो है वो बनाएगा यहां पर नाइट्रेट के साथ में। तो जब ये रिएक्शन होगी तो इनके पास में फॉर्म होगा वो होगा MgNO3 ट्वाइस। ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा और उसी के साथ में हमारे पास में देखने को मिलेगा वो मिलेगा H2O। ठीक है, अब ये जिसमें भी है वो एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहां पे अब आप लोग बताओ कि ABCD में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, और थोड़ा ऐसे एक्टिव रह करके बताया करो ताकि मेरे को पता लगे यार हाँ तुम्हें अच्छे से ये बातें समझ में आ रही हैं। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये है केमिकल रिएक्टिविटी के, उनकी रिएक्टिविटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि आपको इतनी सारी रिएक्शन दी हुई है, जैसे कि MgSO4 है, ये सब दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि किसके साथ में रिएक्शन होगी। तो बेसिकली आप एक बात समझो कि इसमें रिएक्शन जब होती है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं Mg की, तो Mg को हटाना जब भी पॉसिबल है जब उसके सामने उससे बड़ी रिएक्टिविटी वाला कोई आ जाए। आप ये भी याद रख सकते हो इस तरीके से कि जो Mg है, Mg से ज्यादा ताकतवर अगर कोई आदमी आएगा तो वो उसका उठा करके फेंक देगा। तो अभी वही आपको देखना है। तो यहां पर किसकी टक्कर हो रही है, सबसे पहले हो रही है Mg की और Fe की। तो भैया Mg जो है वो Fe से ज्यादा रिएक्टिव है तो Mg इसमें से नहीं हटेगा, तो फर्स्ट वाली रिएक्शन इसमें पॉसिबल ही नहीं है। फिर सेकंड वाली आती है ZnSO4 और Fe। तो जिंक जो है, जिंक भी ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, तो सेकंड वाली रिएक्शन भी नहीं होगी। फिर इसके बाद में MgSO4 और Pb, भैया Pb तो बहुत ही ज्यादा वीक है तो ये वाली रिएक्शन भी नहीं हो सकती। लेकिन लास्ट वाली जो रिएक्शन है वो है CuSO4 और इसके साथ में यहां पर आ जाता है Fe। और कॉपर जो है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है तो इसके ऊपर हर कोई अत्याचार करता है, तो आयरन भी आकर के इसके ऊपर अत्याचार करता है, इसको भगा देता है और इसके साथ में रिएक्शन हो सकती है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास में वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम से करेक्ट रहेगा। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में, जिसके अंदर की कहा गया है कि पिक अप द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट अबाउट नॉन मेटल, कि आपको बेसिकली प्रॉपर्टीज वगैरह के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले कहा गया है कि Br इज एन एग्जांपल ऑफ अ लिक्विड नॉन मेटल, एकदम से करेक्ट बात है। लेकिन वहीं पर ये बताओ कि मेटल जो है, मेटल में कौन सा लिक्विड होता है, चलो जल्दी से बताओ इसके अंदर कि मेटल के अंदर लिक्विड में कौन सा होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है भैया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर बताओ। अब इसके बाद में यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया गया है कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एकदम से सही है, ये भी सही है। जब दो सही है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में डी ऑप्शन, एकदम से करेक्ट है। बाकी सी वाले ऑप्शन के अंदर कहा गया है कि मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ये भी एकदम से करेक्ट बात है। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में नेक्स्ट, जो कि है यहाँ पे एक्वा रेजिया। अब देखो यार, आपने देखा है कि जो हमारा गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड मतलब AU को गोल्ड बोलते हैं, मैं इसको लिख देता हूँ, गोल्ड हो गया, ये सिल्वर हो गया, और ये जो प्लेटिनियम है ये किसी के भी साथ में रिएक्शन नहीं करते। जैसे कि अगर आप एसिड के अंदर डाल दोगे तो इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आलसी हैं। जैसे कि हम लोग आलसी हो जाते हैं कई बार, वैसे ये हमसे भी ज्यादा आलसी हैं। तो इसमें होता क्या है कि इनकी रिएक्शन करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम दो तरीके के एसिड को मिक्स कर देते हैं। तो जब इसके अंदर हम मिक्स करते हैं तो हम क्या करते हैं कि मान लो कि हम गोल्ड लिया है और हमारे पास में बहुत पैसा है, ठीक है, आपने बोला कि भैया आप है ना 50,000 का क्या लिया हो, गोल्ड लिया हो, ठीक है, मैं गोल्ड लिया है। अब उसके बाद में आपने कहा कि भैया आप है ना इसको है ना गायब कर दो, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको सबसे फर्स्ट मैं एसिड में डाल दूँ, तो एसिड के अंदर इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता। फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम है ना इसको कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि हम एक्वा रेजिया जो होता है उसके अंदर हम है ना गोल्ड को मिला देते हैं। तो क्या होता है कि हमारे 50,000 पूरे पूरे इसमें डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि है ना ये इसको डिसॉल्व कर देता है इसके साथ में रिएक्शन करके। तो यहाँ पर बेसिकली इसके लिए दो स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए होते हैं, एक चाहिए होता है HNO3 और एक चाहिए होता है HCl। लेकिन इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 3:1 में। याद रखना कि इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 3:1 में। तो अब देखो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी वाला ऑप्शन, एकदम से करेक्ट रहने वाला है।
देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 में, जिसके अंदर की कहा गया है कि व्हेन अ नॉन मेटल इज अलाउड टू रिएक्ट विद वाटर। जैसे कि कहा गया कि नॉन मेटल को जब आप वाटर के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा। बेसिकली नॉन मेटल जब भी वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं तो भैया नॉन मेटल के याद रख सकते हो, नॉन मतलब कि हर एक चीज के लिए ना करेगा। तो पानी के लिए इसने मना कर दिया, तो पानी के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। नो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, यहां पर कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। डी ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट आंसर रहेगा। कुछ भी नहीं होता, नॉन मेटल बहुत ही ज्यादा आलसी होता है। आप ये भी याद रख सकते हो यार, नॉन मतलब कि नो रिएक्शन विद वाटर। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर की कहा गया है कि द प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर। मतलब कि आप हवा नहीं है तो उस केस के अंदर उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। देखो जहां पर भी हवा नहीं होती ना, वहां पर बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो इसीलिए हम याद रख सकते हैं कि समस्या मतलब कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन होता है इसका करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14, जिसके अंदर की कहा गया है कि एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग द यूटेंसिल्स। मतलब कि एल्यूमिनियम को बर्तन बनाने के काम में लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। मतलब कि ऐसा क्यों कि भैया ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम ही उसमें काम में लिया जाता है। तो बेसिकली सबसे फर्स्ट तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी रहेगी, वो रहेगी यहाँ पर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों होते हैं क्योंकि मेटल्स की यही प्रॉपर्टी होती है। तो इसीलिए सबसे पहला तो हो जाएगा गुड थर्मल कंडक्टिविटी, फर्स्ट ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट होगा। फिर सेकंड में यहां पर कहा गया कि गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती तो है लेकिन यहां पर यूटेंसिल्स में इसकी कोई भी जरूरत नहीं होती, तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। फिर इसके बाद में डक्टिलिटी, डक्टिलिटी से यहां पर कोई मतलब ही नहीं है, हमें डक्टिलिटी थोड़ी कर रहे हैं। डक्टिलिटी का मतलब ही होता है कि हमें इसको वायर के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि भैया उसके वायर क्यों बनते हैं तो उसके लिए हम बोल सकते थे ये ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड होता, लेकिन इसके अंदर कोई काम का नहीं है। फोर्थ वाला ऑप्शन दिया हुआ है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाँ एकदम से करेक्ट बात है, ये वाला भी जरूरी है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट रहेगा। फर्स्ट और फोर्थ सही है, बाकी अगर वायर की बात करता तो उसके अंदर सेकंड और थर्ड सही होते। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर की कहा गया है कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन अ पीस ऑफ कॉपर एंड नाइट्रिक एसिड इज गिवन बाय द केमिकल इक्वेशन। और यहां पर ये रिएक्शन दी हुई है और इसके बाद में बताना है कि व्हाट कैन बी इंटरफ्रेम्ड फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन। भैया अब इससे आप क्या समझते हो, आपको ये बताना है। तो अब इसके अंदर बेसिकली यहां पे बोला गया कि जो हमारा मेटल है उसको आपको रिएक्शन करवानी है एसिड के साथ में। तो ये सब अभी हम पढ़ करके आए हैं। मेटल प्लस एसिड जो होते हैं वो देते हैं हमारे पास में मेटल सॉल्ट, ठीक है, मेटल सॉल्ट फॉर्म होता है और उसी के साथ में H2 गैस उसके साथ में निकल जाती है। ये है बेसिक रिएक्शन, बेसिक इसका प्रिंसिपल होता है ये, ठीक है। अब इसके बाद में कहा गया कि कॉपर कॉजेज द ऑक्सीडेशन ऑफ HNO3 टू फॉर्म NO2। यहां पर देखो, यहां पर इसमें कहा गया कि कॉपर ने क्या करा है, ऑक्सीडेशन करा है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसके अंदर लगेगा दिमाग, तो ध्यान से सुनना मेरी बात क्योंकि दिमाग लगाने वाली बात है ये। तो बेसिकली इसके अंदर कहा गया है कि एक रिएक्शन हो रही है कॉपर के बीच में नाइट्रिक एसिड के बीच में और आपको बताना है कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ऑप्शंस देखेंगे इसके अंदर। सबसे पहले इसके अंदर कहा गया कि कॉपर कॉजेज द ऑक्सीडेशन ऑफ HNO3 टू फॉर्म NO2। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं HNO3 में हमारा ये जो है इसका ऑक्सीडेशन, अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां पर वो है आपके पास में +5, ठीक है, +5 यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। देन फिर अगर मैं बात करूं NO2 के अंदर इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट, NO3 लिख दिया मैंने, NO2 है, इसके अंदर जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4 का। तो भैया क्या ये यहां पर स्टेबल बात है? एकदम से गलत बात है, क्योंकि ऑक्सीडेशन थोड़ी हो रहा है, ये +5 से +4 में जा रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। जो कॉपर होते हैं ये होता है मेटल, ठीक है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि भैया ये क्या करता है, खुद को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। मतलब अगर कॉपर यहाँ पर Cu में है तो ये जाएगा Cu+2 में, तो मतलब खुद तो ऑक्सीडाइज हुआ, बाकी को तो रिड्यूस करेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत हो गया है। फिर इसके बाद में सेकंड वाला ऑप्शन कहा गया कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है, जैसे कि इसमें जो अगली रिएक्शन दी हुई है H2 प्लस ऑफ HNO3, यहाँ पे इसमें कहा गया कि हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय HNO3 टू फॉर्म वाटर। तो क्या ये बात सही है? सबसे पहले अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो यहाँ पर 0 है, और अगर बात
करते हैं H2O के अंदर, तो जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1। तो भैया एकदम से करेक्ट बात है, इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया है। तो बी ऑप्शन इसके लिए एकदम से सही ऑप्शन रहने वाला है। अगर ये सही से समझ में नहीं आया, एक बार फिर से रिवर्स करके देख लो, आपको ये एग्जैक्टली अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16, जिसके अंदर की कहा गया है कि विच ऑप्शन गिव्स द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम इट्स ओर सिनेबार। मतलब सिनेबार उसका और है, उसमें से अगर आप उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो किस तरीके से करोगे। तो बेसिकली सबसे फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि कूलिंग ऑफ सिनेबार इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है। ये एब्सेंस ऑफ एयर में भी नहीं हो सकता, एक्सेस ऑफ एयर में भी नहीं हो सकता। देन फिर इसके अंदर कहा गया सेकंड ऑप्शन की कि कूलिंग ऑफ अ सिनेबार टू कन्वर्ट इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड देन हीटिंग। क्या ये ऐसा पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है इसको कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करें। ये भी एकदम से गलत है। देन फिर इसके बाद में सिनेबार टू कन्वर्ट इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड देन हीटिंग इट अगेन। हाँ, ये एकदम से सही बात है कि पहले आप उसको मर्क्यूरिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करो, देन फिर उसके बाद में आप उसको हीटिंग करो। देखो बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले कहा गया कूलिंग का, कूलिंग नहीं होगी उसमें, कूलिंग करके आप कर ही नहीं सकते। बेसिकली आपको सबसे पहले सिनेबार को कन्वर्ट करना होगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, फिर उसके बाद में उसको हीट करना होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट रहेगा। यहां पर मैं लिख देता हूं सी ऑप्शन एकदम से सही आंसर है। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। इसके एग्जाम के अंदर आने की संभावना है 99%। ये प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिल सकता है, तो कृपया करके इसको ध्यान से सुनिएगा। तो भैया इसके अंदर कहा गया है कि इन अ थर्माइट वेल्डिंग। देखो थर्माइट वेल्डिंग क्या होती है? बेसिकली जो आपने रेल होती है ना, रेल की पटरियां, मतलब ट्रेन की पटरियां होती है ना, उसको है ना अगर टूट जाती है तो उसके लिए प्रोसेस काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे किस किस का मिक्सचर होता है, ये तो भैया याद रखने वाली बात है। तो बेसिकली मिक्सचर होता है आयरन ऑक्साइड का और एल्यूमिनियम पाउडर का। तो इसके लिए ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। इसको याद रखने का ही है और इसमें कुछ भी अलावा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपको बोल दिया जाएगा कि आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर होता है और उसके साथ में किसको बर्न करा जाता है। तो याद रखना कि इसके साथ में जो बर्निंग होती है वो होती है मैग्नीशियम रिबन की। देन फिर इसके बाद में आते हैं हमारे पास में अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन आपको आंसर देना है, ए बी सी डी, जो भी आंसर, जैसे कि ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी आपका आंसर है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। जो भी आंसर बताएगा उसको मेरी तरफ से एक दिल जरूर से मिलेगा। तो भैया अगर मैं बात करूं गैल्वेनाइजेशन की, तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर क्या ना, कोई भी एक अगर एलिमेंट है, जैसे कि हमारा आयरन है, आयरन के ऊपर क्या होता है कि जंग लग जाता है। तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर किसी और ऐसे मेटल की कोटिंग कर देते हैं जिसके ऊपर की जंग नहीं लगता। तो बेसिकली उसी तरीके से गैल्वेनाइजेशन में जो होता है वो होता है जिंक की कोटिंग होती है। तो भैया सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। जिसने भी सी ऑप्शन मार्क करा है बहुत ही बढ़िया बात है, जिसने नहीं करा वो इसको याद रख लो, आगे आपको बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जा सकता है। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 19, जो कि इस बार के सैंपल पेपर जो हैं उसमें आया था। और सैंपल पेपर से मेरे को याद आया, अगर आपको सैंपल पेपर वगैरह देखने हैं और ब्लूप्रिंट देखना है तो उन सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अब देखो इसके अंदर कहा गया है कि एक्स वाई जेड आपके पास में 3 एलिमेंट है और x का जो कॉन्फ़िगरेशन गिवन है वो है भैया 2,8 और जो y है उसका कॉन्फ़िगरेशन गिवन है 2,8,7 और जो हमारा z है उसका गिवन है 2,8,2 और पूछा गया कि कौन से वाला मेटल है, कौन से वाला नॉन मेटल है। तो बेसिकली आप देखो कि इनमें से किसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। तो हमारे पास में जो X है इसका कॉन्फ़िगरेशन फुल ऑन कंप्लीटेड है, इसको इलेक्ट्रॉन्स ना लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत है। तो ये क्या है, ये है एक नोबल गैस है, ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करूं Y की, जो कि यहाँ पर 2,8,7, तो इसको क्या जरूरत है, इसको है बस एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत और इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तो ये कंप्लीट कर लेगा। तो जिसको कि इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं वो क्या होता है, वो होता है नॉन मेटल। तो Y जो है ये क्या है, हमारा नॉन मेटल। और उसी के साथ में जो Z है, Z के अंदर देखो 2,8, तो अगर ये दो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो क्या होगा, इसके पास में 2,8 बन करके ये स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इसीलिए Z क्या है, Z है हमारे पास में एक मेटल, ठीक है। तो अब इसके बाद
बाद में आपके पास में जो भी ऑप्शन है वो आप लोग अब इसका आंसर जल्दी से बता ही सकते हो, डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देन फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर कहा गया कि एमेलगम इज एन एलॉय ऑफ, बहुत ही सिंपल है, याद रखने वाला भैया, मरकरी इसका एकदम से सही ऑप्शन रहेगा, बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो और लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सैंपल पेपर वगैरह के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।